भारत पर मध्यकालीन इतिहास में अरब आक्रमणकारियों के साथ तुर्कों का आक्रमण और तुर्क आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी के बाद इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा और मोहम्मद गोरी के साथ जो भारत में एक नई परंपरा प्रारंभ हुई कि भारत में इस्लामिक साम्राज्य की विधिवत स्थापना या भारत में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का जो महत्व दिया जाता है वो मोहम्मद गोरी को दिया जाता है कि भारत में मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारतीय इतिहास में एक नया परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन था कि भारत में इस्लामिक साम्राज्य स्थापित हुआ। मूल रूप से अरब आक्रमण 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुके थे, परंतु भारत में साम्राज्य स्थापना या दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो दौर प्रारंभ हुआ वो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बाद उनके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको मोहम्मद गोरी ने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था और मोहम्मद गोरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि प्रदान करते हुए भारत की सल्तनत या उसका चौकीदार कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया और उसी ने मोहम्मद गोरी के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत को संगठित और शक्तिशाली बनाया। दिल्ली सल्तनत के स्थापना से लेकर के 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंशों ने अलग अलग समय और अलग अलग काल में दिल्ली सल्तनत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपने सल्तनत को स्थापित किया। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जो भारतीय क्षेत्र थे वहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, उसे दास्ता से मुक्त किया। दास्ता से मुक्त करने के बाद गोरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि प्रदान की और मलिक की उपाधि के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सल्तनत काल को स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस सल्तनत को स्थापित किया उसे गुलाम वंश या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सभी मुख्य रूप से दास थे, इसीलिए भारतीय इतिहास में इन्हें दास की उपाधि दी गई। परंतु बाद में इन्हें दास्ता से मुक्त किया गया। परंतु दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक 5 वंश जो थे, दास या गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, 1206 से 1290 के मध्य शासन किया। 1290 के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1320 तक उसके उत्तराधिकारी और उन्होंने शासन किया। 1290 से 1320 के बाद 1320 से लेकर 1398 तक तुगलक वंश के शासकों ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और तुगलकों में भी गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश को संगठित किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हुआ जो 1398 से लेकर के 1526 तक चलता रहा। उसी क्रम में सैयद वंश 1414 से 1451 और 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश, अर्थात प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनका संबंध गुलाम व ममलूक वंश से था, लगभग 85 वर्षों तक शासन। उसके बाद खिलजी शासक लगभग
30 वर्षों तक शासन। उसके बाद तुगलक शासक लगभग 70 वर्षों तक शासन। उसके बाद सैयद वंश लगभग 35 वर्षों तक शासन। और उसके बाद लोदी वंश लगभग 125 वर्षों तक शासन। अगर हम बात करें कि प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के जो 5 प्रमुख राजवंश थे, जिन्होंने अलग अलग समय में 1206 से लेकर 1526 तक अर्थात 320 वर्षों के अंदर भारत पर दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश संगठित हुए और उन्होंने अलग अलग समय में दिल्ली को केंद्र बनाकर अपने साम्राज्य को संगठित व शक्तिशाली बनाया। गुलाम व ममलूक वंश क्या था? 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत का वास्तविक राजवंश जो कहा जाता है उसे गुलाम व ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का नाम मामलुक वंश, जिसका हिंदी अर्थ होता है गुलामी बंधन से मुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस वंश के कुल 11 शासकों में केवल 3 शासक दास थे। उन्हें भी पद ग्रहण करने से पूर्व दासता से मुक्त कर दिया गया था। इसीलिए गुलामी के बंधन से मुक्त होने के कारण इन्हें ममलूक या मामलुक वंश कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। मामलुक वंश के शासकों ने 3 अलग अलग राजवंशों की स्थापना की, जो मुख्य रूप से मामलुक वंश के राजवंश जो थे वो थे 1206 से 1290 के मध्य, लगभग 84 वर्षों में। कुतुबी राजवंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, शमशी राजवंश, इल्तुतमिश, रकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह और नसरुद्दीन महमूद, ये 5 शमशी राजवंश से संबंधित थे। बलबनी राजवंश, गयासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन केकुबाद और क्यूमर्स, ये प्रारंभिक 3 जो थे, इन्हें हम मामलुक वंश के 3 प्रमुख राजवंश थे, कुतुबी राजवंश, शमशी राजवंश और बलबनी राजवंश। इन राजवंशों में सबसे पहले कुतुबी राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जाति का था। सर्वप्रथम काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने ऐबक को खरीदकर उसे यथोचित सैनिक शिक्षाएं प्रदान की। धनुष और घुड़सवारी की इसको शिक्षा दी गई। ऐबक कुरान पढ़ता था, कुरान याद भी थी, इस कारण कुरान ख्वाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में उसकी योग्यता को देखकर मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया और मोहम्मद गोरी ने उसे आमीर-ए-आखुर का पद दिया और आमीर-ए-आखुर के पद के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गया। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने भारत अभियान के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक को वह अपने साथ भारतीय क्षेत्रों में लेकर के आया और भारत से जाने के बाद यहाँ के जो विजित क्षेत्र थे, जो जीते हुए क्षेत्र थे, उनका मुख्य दायित्व वह कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया। भारत में ऐबक का जो शासन काल रहा वो 3 चरणों में रहा। जैसे भारत में ऐबक का जीवन 3 चरणों में विभाजित किया गया। 1192 से लेकर के 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में एवं कार्य किया और सैनिक गतिविधियों में सम्मिलित रहा।
1206 से 1208 के मध्य भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपह सलार के पद पर कार्य किया एवं राजनयिक रहा मोहम्मद घोरी के साथ। 1208 से 1210 के मध्य मोहम्मद घोरी के द्वारा उसे भारतीय विजित क्षेत्रों का औपचारिक शासक नियुक्त करने के बाद वह स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक शासक के रूप में बना तथा ऐबक का अनौपचारिक राज्याभिषेक जो हुआ वह 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ, परंतु औपचारिक मान्यता गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद द्वारा 1208 में प्राप्त हुई। तब ऐबक भारतीय सल्तनत का औपचारिक शासक बना। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श, पील बख्श कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है लाखों का दान करने वाला या हाथियों का दान करने वाला प्रमुख शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसका सीधा तात्पर्य था कि एक दास के रूप में जीवन की शुरुआत करना, तुर्क सुल्तान का विश्वसनीय बनना और विश्वसनीय बनने के बाद उसे भारतीय क्षेत्रों का शासक नियुक्त करना, यह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सम्मिलित था। कुतुबी वंश के प्रारंभिक शासकों की अगर हम बात करें तो उसमें यह प्रमुख और महत्वपूर्ण शासक था जिसने मोहम्मद घोरी के भारत अभियानों के समय में मोहम्मद घोरी के विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में रहते हुए उसने कार्य किया। हसन निजामी एवं फर्रुख मदुदीर ऐबक के दरबार के विद्वान थे। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया। यह अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया गया। ऐबक के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तथा कुतुब मीनार, इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया। बाद में इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को पूरा करवाया। ऐबक ने केवल एक या पहली मंजिल का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया और अब तक कुल इसमें 4 मंजिलें हैं। 1369 ईस्वी में बिजली गिरने से मीनार की उपली मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल की मरम्मत करवाई और एक नई मंजिल का निर्माण करवाया। तब यह 5 मंजिला बनी। 1505 में भूकंप की वजह से मीनार को जो क्षति पहुंची, बाद में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके हुई और इसका जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, परंतु उसने अपना मुख्यालय भारतीय क्षेत्रों में इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, उसको उसने स्थापित किया। और ऐबक की राजधानी लाहौर में रहते हुए भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपना मुख्यालय बनाते हुए मोहम्मद घोरी का जो सपना था भारतीय क्षेत्रों में इस्लामिक साम्राज्य को स्थापित करना, मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना, उस कार्य में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्य को बखूबी निभाया। ऐबक निसंतान था। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद कुछ तुर्क अमीर और मलिकों ने आराम शाह को उसका शासक नियुक्त किया। बाद में बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करते हुए उसकी सत्ता को अपने हाथों में लिया। तो कुतुबी शासकों की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक 2 हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, परंतु आराम शाह अयोग्यता के कारण अपनी सल्तनत को खो बैठा और उसकी जगह
इल्तुतमिश, जो संभवतया खुद भी दास था, वह दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बना और यहीं से एक नए राजवंश की शुरुआत हुई जिसे कहा गया शमशी राजवंश।